गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों। और आज 2018 का जो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है वो मैंने अपने चैनल पर नहीं डाल रखा है। ये आज मैं डाल रहा हूं 2018 का, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। कुछ नहीं पता कहाँ से क्या चीज़ आ जाए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप क्रांतियाँ वगैरह, मौर्य काल में कौटिल्य वगैरह, गुप्त काल के जो भी मेन चीज़ें हैं, प्रशासन तो मेन है हर एक चीज़ का, मुग़ल का हो या किसी भी चीज़ का। और जितने हमारे आविष्कार वगैरह हैं जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो सारे ही आपने पढ़ने हैं। वहाँ का प्रशासन, वहाँ के देवता वगैरह कौन क्या था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे भी टाइम नहीं मिला कि वीडियो वगैरह बनाने का। ये बस पेपर है कि आपके लास्ट टाइम में काम आ जाए कि शायद, तो ये इसलिए मैं डाल रहा हूँ आज। तो दोस्तों 91 देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम सीधा। ये 2018 का पेपर है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये 2018 का पेपर है। और मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों आपको मैं जनवरी से क्या है क्लास स्टार्ट करूँगा, नेट की भी क्या है, एक हफ्ते में 5-6 लेक्चर डाल दिया करूँगा। तो आप देख लीजिए, आपका बहुत बेनिफिट होगा उन चीज़ों से। तो आप 91 देखिए, उस शासक को चिह्नित कीजिए जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमसे पूछा गया है, जो बुंदेलखंड के बारे में है, यानी कि उस टाइम में जो राजा नहीं था चंदेल वंश का, वो कौन था। वो इसमें से महेंद्र पाल नहीं है, ये धंग भी था, विद्याधर भी था। तो इतना डिस्कस ना करके हम जल्दी से कवर करेंगे पेपर को। मध्यकालीन जो शासक है जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विषय में या विकास के योगदान दिया, तो वह हुसैन शाह सरकी था। ये नेट में आया हुआ है दोस्तों, सेम इस टाइप्स का ही क्वेश्चन 2020 में अभी आया है। 93 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल है कच्छ के रण में अवस्थित नहीं है। तो कच्छ के रण में लोथल अवस्थित नहीं है, क्योंकि ये इनसे अलग है तो ये गुजरात के अंदर, लेकिन जो कच्छ का रण है वो अलग एरिया पड़ जाता है गुजरात के अंदर ही। इसमें धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर आ जाएंगे। और जो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, तो इसमें आप ऑप्शन एक बार देखते रहिए, क्योंकि इसके जो गलत आंसर दिए हुए हैं, ये मैं सही आंसर लगा रहा हूँ। इसके प्रतिपादक थे नागार्जुन। इसका शून्यवाद का प्रवर्तक भी बोलते हैं, माध्यमिक दर्शन को शून्यवाद, ये भी आप याद रखिए। 95 देखें, इनमें से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रथम स्वतंत्र आधार का चूना पत्थर से निर्मित मंदिर माना जाता है। यानी द्रविड़ शैली का है, लेकिन क्या है, चूना पत्थर से निर्मित मंदिर है, वह कौन सा है। तो इनमें से आप ऑप्शन देखिए, इसमें से जो राइट आंसर है वो है महाबलीपुरम का जो ये रथ मंदिर इसको बोलेंगे। इन्होंने यहाँ तट मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन ये रथ मंदिर थे। इनकी संख्या 6-7 है। तो युधिष्ठिर रथ मंदिर सबसे मेन है, इसमें सबसे छोटा इसमें द्रौपदी रथ मंदिर है, ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है। 96 देखिए, अब्दुल रज़ाक नामक जो फारसी यात्री ने विजयनगर की यात्रा और वहाँ प्रवास किस शासक के शासनकाल में किया था। तो अब्दुल रज़ाक जब आता है तो उस टाइम पे था देवराज सेकंड वहाँ पे। तो ये राइट आंसर है इसका, देवराज सेकंड, आप ये याद रखिए। और इससे रिलेटेड दोस्तों विजयनगर से संबंधित जो भी यात्री हैं, जैसे डोमिंगो पायस है, कृष्णदेवराय के टाइम में आया था, तो ये आप याद कर लीजिए, सारे ही इम्पोर्टेंट है। देवराय के टाइम में कौन आया, देवराय सेकंड के टाइम में कौन आया, ये चीज़ें आप याद रखिए दोस्तों, यही पूछी जाएंगी। एक बार आप इन पे नज़र ज़रूर मार के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। 97 देखिए, सल्तनत कालीन इतिहासकार नियमित रूप से कारवानी और मुल्तानी नामक 2 पदों का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 पद हैं, ये क्या व्यंजित करते हैं, यानी कि ये क्या कौन सी श्रेणियों के बारे में हमें ये बताते हैं। तो जो ये कारवानी और ये मुल्तानी है, ये हमें पता है कि मुल्तानी आज भी हैं। तो ये व्यापारियों की श्रेणियाँ थी उस टाइम पे, जैसे मुल्तान के ये कारवां थे, ये कारवानी, तो ये व्यापारियों की श्रेणियाँ थी। 98 देखिए, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें नहीं है। गुलाम वंश कैकुबाद ये सही है। खिलजी वंश नसरुद्दीन खुसरो का सही है। तुगलक वंश मोहम्मद शाह इसमें थे। ये सैयद वंश में ये नसरुद्दीन महमूद नहीं थे, ये नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का था दोस्तों, तो ये नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 4 ही है, ये गुलाम वंश का था। आपने याद रखना, काफ़ी ध्यान से अपने पेपर को देखना है, फिर ही आपने आंसर देखना है। यहाँ पे मोस्टली नहीं में आंसर होते हैं, नहीं में। 99 देखिए, उन साहित्यिक स्रोतों को चिह्नित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो ये इन्होंने डीप क्वेश्चन पूछा हुआ, ये नेट लेवल का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो इसमें 99 में हमने देखना है कि कौन कौन से, ये देवी चंद्र गुप्त है, ये भी इसकी बात करता है रामगुप्त की। और एक काव्य मीमांसा जो है
ये भी इसके बारे में बात करता है। हरिश्चरित्र के अंदर भी रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, लेकिन मालती माधव के अंदर इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका जो राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। आपने ये याद रखने हैं। इनके राइटर भी आप एक बार देख लीजिए, जैसे हरिश्चरित्र अशोक घोष की है। काव्य मीमांसा जो है शायद लास्ट एग्ज़ाम में भी ये आया हुआ है, काव्य मीमांसा। अब इसके राइटर का नाम मेरे याद नहीं आ रहा दोस्तों। तो देवीचंद्र गुप्तम भी तो ऑप्शन होते तो मैं दिखाता दोस्तों, मेरे भी अब याद नहीं है। तो आप एक बार देख के ज़रूर जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या है, कई बार हमसे पूछ ले जाते हैं। भारत में शासकों के जो अवाक्स चित्र से युक्त सिक्के पहली बार जो जारी किए थे वो किस वंश ने किए थे? तो इसमें जो आएगा, हिंद यूनानियों ने इसके क्या किए थे, सिक्के ये जारी किए थे। अवाक्स यानी कि चित्र वगैरह उसके ऊपर थे, तो ये हिंद यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया के अंदर जारी किए थे, याद रखिए। श्रेणी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन जो है असत्य है, इन्होंने पूछा है कि असत्य कथन बताइए। तो हमेशा याद रखिए इसमें असत्य ही पूछा जाएगा, सत्य कुछ नहीं पूछा जाता पेपर के अंदर एस्टेट में। तो जो आप देखिए एक बार, श्रेणी जो व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी, ये सही है। और उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। गुणवत्ता वगैरह, ये कीमत वगैरह, यही श्रेणियाँ ही निर्धारित करती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। ये भी बिल्कुल सही है, तो हम लास्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर है। सबसे प्राचीन जैन आगमों का संकलन किया गया। जो सबसे पहले जो जैन आगमों का संकलन हुआ था दोस्तों, तो ये हमें याद रखना है, ये मागधी भाषा के अंदर हुआ था। मागधी भाषा जैनों की थी, जो उनके सबसे पहले आगम ग्रंथ थे, जो जिनकी संख्या 10 है। तो ये मागधी में हुआ था। बहमनी शासक जिसने गुलबर्गा से बीदर राजधानी स्थानांतरित की थी। जो गुलबर्गा से बीदर राजधानी लेके गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था अहमद शाह वली। आपने याद रखना है, ये बहमनी का शासक था, अहमद शाह वली, याद रखिए आप। अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया, तो जो ब्राह्मी लिपि में इसके सारे ही अभिलेख क्या है, इंडिया के अंदर ब्राह्मी लिपि के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन एक ही ऐसा अभिलेख है, ये शहबाजगढ़ी अभिलेख, जो है द्विभाषी है और ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया। ब्राह्मी लिपि यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे दोस्तों जैसे ये हमारा पेज है, तो ब्राह्मी लिपि ऐसे लिखी जाती है इस वे में। और जो दूसरी जो खरोष्टी लिपि वगैरह वहाँ पे मिली हैं, तो ये उल्टे ऐसे लिखी जाती हैं, उल्टा अक्षर लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि हमारी ऐसे चलती है, जैसे हम लिखते हैं तो हम ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं। तो ये आप याद रखना आपने। 105 देखिए, अकबर की जो राजपूत नीति के तत्वों को चिह्नित कीजिए। तो राजपूतों के साथ वैवाहिक गठजोड़ बनाना, ये उसकी नीति में था, उसने ऐसा किया है। राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की, ये भी उसने किया है। राजपूत शासकों को क्या मुगल प्रांतों को गवर्नर नियुक्त करना, ये भी उसने किया है दोस्तों। क्योंकि उसने जो उसका साला था, जैसे भारमल का बेटा, तो उसने मुगल यानी कि जो प्रांत वगैरह थे उसके, आगरा वगैरह का उसने सूबेदार वगैरह भी उसको नियुक्त किया है। जब वो राजधानी छोड़ के दूर जाता था तो कई बार उसको बना देता था वो सूबेदार वगैरह। तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा का जारीकर्ता माना जाता है? चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा का जारीकर्ता माना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड था, आपने ये याद रखना है। उसके ये चक्र विक्रम लिखा हुआ है, ये विक्रम इसके सिक्कों पे उत्कीर्ण होता था। ये 107 देखिए, विष्णु का जो वराह रूप मूर्ति शिल्प कहाँ प्राप्त हुआ है? तो विष्णु का जो वराह रूप में मूर्ति शिल्प है, ये उदयगिरी मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। ये अपने ध्यान रखना है, उदयगिरी मध्य प्रदेश में। 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो हमने देखने हैं, और जो नहीं है वो भी हमने देखना है। तो कुव्वतुस इस्लाम मस्जिद, ये इसका निर्माता जो पूछा गया है सही सुमेलित है, तो कुव्वत इस्लाम ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये भी गलत दिया गया, इसका ऐबक आएगा यहाँ पे। सुल्तानगढ़ी, ये सुल्तानगढ़ी जो मकबरा था, ये भी राइट नहीं है दोस्तों। ये सुल्तानगढ़ी शायद इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा है, ये भी बलबन से रिलेटेड नहीं है। हौज खास
तो ये हौज खास फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। पुराना किला सिकंदर लोदी से नहीं बल्कि ये शेरशाह सूरी से संबंधित है और हुमायूं से संबंधित है। इन दोनों में से इसका एक है, लेकिन शेरशाह सूरी है मेरे को लगता है इसका। तो ये हौज खास ही इसमें सही सुमेलित है। ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत वगैरह कराई थी, तो इससे रिलेटेड से ये संबंधित है इससे। महाजनपद काल में संथागार क्या था? तो ये संथागार आपने याद रखना है, ये एक प्रकार से सभा भवन को ये संथागार बोलते थे। संथा या सभा ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नेट में मोस्टली आते हैं, तो नेट से रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक समाज के लक्षण माने जाते हैं? तो कूट हमने इसमें देखने हैं। तो इसमें आप एक बार देखिए, उत्तर की ओर प्रसार, ये सही है। ब्रह्मा का सर्वोच्च देवता के रूप में उदय, ये भी सही है। सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में प्रभुत्व, ये उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में नहीं था, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल की विशेषता है, तो ये गलत हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था का 4 आश्रमों के रूप में विकास, ये उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है दोस्तों, ये सही है। ऋग्वैदिक काल में 3 थे, उत्तर वैदिक काल में ये आश्रम 4 बन गए थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखना 1, 2 और जो 4 हैं वो 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया है हमें। देखते ही इसका आंसर निकल के आ रहा है कि जो इसमें नहीं था ये ब्रह्मगुप्त। सीधा हमें पता है कि ये ब्रह्मगुप्त, ये गुप्ता पीरियड की बात है। ये ब्रह्मगुप्त वहाँ पे था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में हो या वहाँ किसी के दरबार में भी हो, लेकिन ये नहीं था। ये आपने तीनों याद कर लेने हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ये बाणभट्ट, मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर, ये तीनों इसके दरबार में थे, आप ये याद रखिए बस। अशोक के अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो कि आर्मेइक में उत्कीर्ण नहीं है। जो आर्मेइक में उत्कीर्ण नहीं है और जो आर्मेइक में उत्कीर्ण है वो अभी याद कर लीजिए आप, नेक्स्ट हमारे पेपर में अगली बार आने के इसके चांस है दोस्तों। तो ये पीछे भी हमने देखा है कि शाहबाजगढ़ी जो है आर्मेइक में उत्कीर्ण नहीं है। ये शेरकुना, लंगमान, तक्षशिला, ये सारे क्या हैं इसके आर्मेइक में उत्कीर्ण हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके क्या हमने ये देखने हैं सारे ये सही हैं या नहीं हैं। तो आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, ये सही है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ये भी सही है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी का महान विद्वान था, ये भी सही है। और ये आप याद रखिए कि जो फैजी है इसका कवि था, मेन कवि जो था अकबर का ये था, यानी कि फैजी था। शहजादे सलीम के निर्देश पर अबू फजल की क्या हुई थी, हत्या की गई थी, तो ये सही है। तो ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार बहुत इजी होते हैं दोस्तों। हमने क्या करना होता है, अगर एक भी हमें गलत मिल जाता है तो वो गलत इसमें देख लीजिए आप कि जो गलत है इस ऑप्शन में नहीं है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 114 देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो रत्नविषि संस्कार हिस्सा था, कौन से यज्ञ का हिस्सा था ये रत्नविषि जो संस्कार होता था, तो ये किस यज्ञ का हिस्सा इसने पूछा है। तो ये राजसूय यज्ञ का हिस्सा होता था, यानी कि इसके अंदर 12 रत्नी होते थे, इसको रत्नी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि जो मेन इसके राजा के जो मेन होते थे हेड, जैसे कि कोई मंत्री थे, जैसे इसकी रानी थी, तो ये सारे इस 12 के अंदर आते थे। तो ये क्या करता था, इन सब के घर यज्ञ होने के बाद जाता था राजा, तो इसके अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है। विजयनगर शासकों तथा बहमनी सुल्तानों के मध्य बिंदु जो विवाद का बिंदु था वो क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तुंगभद्रा दोआब को लेकर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही विजयनगर साम्राज्य था, ये भी आप याद रखिए। और यही इनके मध्य क्या था, विवाद का विषय बना हुआ था। जो संस्कृत रचनाओं का सही कालक्रम चुनिए, यानी कि इनको क्या करना, हमने फॉर्म में लगाना है कि कौन सी रचना पहले हुई, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सही लगा हुआ आंसर इसके अंदर। अष्टाध्यायी सबसे पहले आती है, ये 5वीं से 8वीं ईसा पूर्व शताब्दी की ये बुक है। स्वपन वसाव दत्ता, ये हास, ये मुद्रा राक्षस और ये मालती माधव, ये सारा ही क्रम में लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल नहीं है,
मध्य पाषाणिक स्थल की इन्होंने बात की है, तो ये आपने देख लेने हैं सारे स्थल कौन कौन से हैं कौन से नहीं है। तो बुर्ज होम दोस्तों नवपाषाण काल का है, ये आपने नवपाषाण काल में याद करना है। और बाकी ये आप सारे याद कर लीजिए मध्य पाषाण काल में, लंगनाज, बागोर, सराय नहर। तो ये आप देख के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इस पेपर को मैंने पहले देखा नहीं है, मैं सीधा इसके आंसर आपको लगा रहा हूँ। डिटेल भी मैं इसकी अगर अच्छे से खुद पढ़ता तो ही डिटेल देता अच्छे से इसकी, लेकिन हम डायरेक्ट इसकी सीधा आंसर ही देख रहा हूँ मैं भी। तो 118 देखिए, प्रबंध चिंतामणि जो है किसकी पुस्तक है, तो ये प्रबंध चिंतामणि है। एक बार ऑप्शन देखिए आप भी, ये प्रबंध चिंतामणि जो बुक है ये है मेरुतंकी। और बासो पुराण जो रचना है ये है भीम कवि की। और विक्रमदेव चरित ये विल्हण की रचना है। ये विल्हण जो था विक्रमदेव जो 6 था उसके दरबार में था, महापुराण पुष्पदत्त। तो आप ये याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे भी क्वेश्चन, थोड़ा अजीब सा भी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कहीं भी एग्ज़ाम में ये याद रखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप अगर आप अच्छे से याद हो जाएगा आपके फिर ये। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बन रहा है, तो ये ABCD ये 2 ही इसका आंसर बन रहा है 118 का। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, तो सिंधु जो घाटी के जो बड़े शहर हैं वो कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। तो बड़े शहर हरियाणा में तो मिलते हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी काफ़ी बड़ा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी हैं और पंजाब प्रांत में भी हैं। तो ये कश्मीर घाटी में इसके नहीं हैं, तो यही 4 हमारा राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं था। आपने बंदरगाह भी सारी देखनी है क्योंकि ये हर एक पेपर के अंदर दोस्तों हर बार आ रही हैं। तो आप देखिए एक बार, ये पश्चिम बंदरगाह की बात करता है, ये बर्बेरी कम भी पश्चिम में थी, ये मुजीरिस भी थी, सोपारा भी थी, ये कोरकई क्या थी, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्या थी, पूर्वी साइड में थी, ये आपने याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण का लक्षण नहीं है। पुनर्जागरण काल के इन्होंने बात की है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है ये। तो इसमें क्या था, प्राचीन ग्रीक विचारों में रुचि, ये सही है। मानवतावाद, ये भी सही है। जिज्ञासा की भावना उस टाइम पे काफ़ी अग्रसर थी, तो ये 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं थी उस टाइम पे। समानता पर बल, ऐसा कुछ नहीं था। लक्षण, यानी लक्षण की बात हो रही है, तो ये कोई ऐसा कोई खास लक्षण नहीं था। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने भारत के विभिन्न शहरों के अंदर पर्यवेक्षणशालाएँ, वेधशालाएँ बनाई। तो उस शहर को चिन्हित कीजिए जिसमें उसने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो इसने जयपुर में तो बनवाई थी, ये तो आपने पता ही है। मथुरा के अंदर भी उसने बनवाई थी। उज्जैन में तो मेन है उसकी। वाराणसी इसका राइट आंसर है 4 इसका राइट आंसर है, आपने याद रखना है। 122 का 4 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, नहीं इसमें पूछा गया है, आरमाइक। तो ये यही सुमेलित नहीं है इसमें। काप्टिक ये मिस्र, प्योनिक उत्तरी अफ्रीका, कैटाल ये कैल्टिक स्पेन। 24 देखिए, अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता या मदद मास प्रदान करने की जिम्मेवारी थी। तो ये जिम्मेवारी जिसकी होती थी तो उसको बोलते थे सद्र। मीरे बख्शी तो याद रखिए आप, सेना का वेतन वगैरह ये निर्धारित करता था, लेकिन ये सेनापति भी कहलाता था कई मौक़ों पर, लेकिन वास्तविक सेनापति राजा ही होता था, जैसे जो भी अकबर वगैरह। सदर यहाँ पे मदद मास प्रदान करता था। आपने ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की, याद रखना। हिटलर की विदेश नीति के लिखित मील के पत्रों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हिटलर की जो विदेश नीति के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो यानी कि इसका काल में लगाना है इसमें इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार, ये सही है, ये फर्स्ट पे आएगा। आंग्ल जर्मन नौसेना समझौता ये सेकंड पे आएगा। राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण थर्ड पे आएगा। म्यूनिक समझौता ये 4th पे आएगा। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा।
126 देखिए, चंगेज़ खान के सैन्य संगठन के बारे में लिखित कथनों पर क्या है, विचार कीजिए। 126 देखिए दोस्तों, चंगेज़ खान के सैन्य संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों जो कथन है उन पर विचार करना है। तो चंगेज़ खान ने अपनी सेना को तुमन में संगठित किया और प्रत्येक तुमन में 10,000 सैनिक होते थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो उसकी जो मेन चीज़ है ये अपने देखनी है कि ये सही है या नहीं है। यही इन क्वेश्चनों का क्या हल होता है, सत्य कथन हमने देखना है इसमें। तुमन का सैन्य जो प्रमुख होता था उसको नोएना बोलते थे, नोयान सॉरी दोस्तों, नोयान। तो अपने याद रखना ये भी करेक्ट है, दोनों ये चीज़ सत्य हैं। तो इसमें सत्य देख लेते हैं कि दोनों सत्य हैं, नहीं ये ए और बी दोनों सत्य हैं, ये इसका राइट आंसर है। 127 देखिए, इनमें से कौन सा जो मुद्दा है उन मांगों का हिस्सा नहीं है जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि असहयोग आंदोलन की डिमांड क्या थी, नमक कानून जो भी डांडी वगैरह था, या असहयोग आंदोलन जैसे कि जो भी असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी जो मेन इंसिडेंट हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, उनके आपको मेन टर्म्स पता होने चाहिए कि क्या क्या किया था गांधी जी ने, क्या कौन कौन से मूवमेंट के अंदर हथियार उन्होंने अपनाए थे। जैसे कि कहीं शराबबंदी हुई थी तो कहीं पे जैसे कि नमक कानून तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए थे, मद्रास में अलग थे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो 127 में जो राइट आंसर है, भारत की जो पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता ये नहीं था, बाकी सभी थे। नमक कर का उन्मूलन, भूमि कर में 50% की कमी, और जो एक डिमांड उनकी ये भी थी कि सेना की कमी कर दे 50%, संपूर्ण मद्य निषेध, ये भी इसके अंदर था। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ये डिमांड होती है, इसके बाद क्या होता है, शराब की जो बिक्री थी बहुत कम हो गई थी। और तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ऐड देने स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम पे, कि जो मेन हमारे जो भी मेन हुए जैसे नेपोलियन वगैरह, और जो मेन इनके जैसे यूरोप में जो भी हुए हैं, तो उनकी ऐड देने लग गए थे ये, कि ये बंदे भी शराब पीते थे। तो ये इन्होंने शराब बेचने का तरीका अपनाया था उस टाइम पे, क्योंकि शराब की बिक्री इतनी कम हो गई थी इस आंदोलन के दौरान। 128 देखिए, उस कथन को चिन्हित कीजिए जो सत्य नहीं है। जेम्स वाट ने रेल चलाने हेतु प्रथम वाष्प चालित इंजन आविष्कृत किया, ये गलत है। ये मैकडम वाला क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है 2019 में ही लास्ट एग्ज़ाम में, कि उसने सड़कों का तकनीक अपनाई, सड़क बनाने की जो आधुनिक सड़कें बनती हैं मैकडम की देन है। रॉबर्ट फुल्टन ने वास्तुरित जो नाव बनाई, ये भी सही है। आधुनिक डाक सेवा का श्रेय रॉबर्ट हिल को दिया जाता है, रॉलैंड हिल को। तो ये इंपॉर्टेंट है। आविष्कार जितने भी आप ध्यान से देखिए। तो शायद दोस्तों मुझे टाइम लगता है तो मैं भी एक वीडियो आविष्कार के और क्रांति के ऊपर डाल दूंगा, अगर मुझे टाइम लगेगा दोस्तों। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो वगैरह बनाने का। 129 देखिए, रोमन सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन I है, उसके बारे में अधोलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। उसने बेंजेटाइन को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में चुना, ये बिल्कुल करेक्ट है। बेंजेटाइन या कॉन्स्टेंटाइन कुछ ऐसा भी इसको जोड़ सकते हैं। उसने क्या किया था, सॉलिड्स नामक एक नया विशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, याद रखिए आप। तो राइट आंसर है दोस्तों, दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथन जो सत्य नहीं है, आपने ही बताना है। इसका जो अधिवेशन था पूना में होना था, और हैजा फैलने के कारण मुंबई स्थानांतरित किया गया, ये सही है। प्रथम अधिवेशन जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये भी सही है। 72 प्रतिनिधि, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ये है 4, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं थे। मेन 4-5 चीज़ें ही थी उनकी डिमांड में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भारतीय शिक्षा पर जो निर्देश का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या था, तो शिक्षा हेतु विनियोजित क्या था, समस्त कोष केवल अंग्रेजी शिक्षा हेतु उपयोग में लाया जाना। तो ये क्या था, प्राच्य, और क्या था जो मॉडर्न जो भी यहाँ थे जैसे विलियम जोन्स वगैरह तो पहले चले गए। जो भी उसके बाद में जो प्राच्यवादी आए थे, जैसे कि अब मुझे नाम उनके याद नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या किया था, एक लड़ाई लड़ी थी। 1 लाख रुपये 1833 के जो एक्ट आया था, उसके अंदर 1 लाख रुपये जो लगने थे, वो क्या था, सलाह के द्वारा क्या करना था भाई, ये तो प्राच्य के ऊपर लगेंगे या अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर लगेंगे। तो मतभेद काफ़ी बढ़ गया था। लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था, इसके टाइम में ये अंग्रेजी के ऊपर लगना तय हो गया था कि अंग्रेजी के ऊपर ही हमें वो 1 लाख रुपये लगाएंगे। तो यही मेन इसका है, बाकी सब गलत दिए गए हैं।
और कंपनी ये दे रखा है जो, ये भी ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या, इनका मेन पर्पज़ ये था कि अगर हम उच्च कुल को क्या शिक्षा देंगे, यानी कि जो हायर क्लास है, तो छन छन करके क्या है, हमारी जो अंग्रेज़ी शिक्षा है वो निचले वर्ग में ही पहुंच जाएगी। हेलेनिस्टिक जो कालखंड में कोइन क्या था, तो ये कोइन, जो कोइन के बारे में पूछा गया है, तो ये एक भाषा थी हेलेनिस्टिक काल की, ये आपने याद रखनी है। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस जो रूपायित किया गया था, तो ये नवगोथिक शैली में बना था। नवगोथिक शैली आपने याद रखनी है। इसको पुर्तगाल के अंदर विकसित हुई थी, और शायद इंडिया के अंदर इसको फ्रांसीसी लेके आए थे। एक बार आप नेट पे चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। शिवाजी के साथ जो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, उस पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक, तो किस मुगल सेनानायक के उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये था मिर्ज़ा राय राजा जो जयसिंह प्रथम था। क्या किया था ये 1665 में वहाँ पे शिवाजी को घेर लेता है और उसको हरा देता है, तो इसके साइन वहाँ पे हुए थे। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और ये मेन जो संधि होती है पुरंदर की, ये क्या होती है, बीजापुर और शिवाजी को ये लड़ाने के लिए एक संधि की जाती है कि आपस में लड़ते रहें साउथ में, और ये शक्ति ना बढ़ा पाए शिवाजी अपनी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, तो पुष्टि मार्ग के बारे में पूछा गया है, तो इसके वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के वो थे ये निम्बारक, इसका सनक संप्रदाय था। चैतन्य महाप्रभु, गौरंग प्रभु इसको बोला जाता है, तो ये विष्णु के उपासक थे। आप इन सब के बारे में एक बार देख के जरूर चलिए दोस्तों। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा, एक सूफी से और एक जो हमारे भक्ति काल के ऊपर है। आप ध्यान से इस चीज़ को करके जाना, तो 1-2 नंबर आपका पक्का है। 136 देखिए, शिवाजी के प्रशासन में नियुक्त अधिकारियों में से कौन अपनी प्रति जिम्मेवारी के हिसाब से सुमेलित सही नहीं है, तो शिवाजी के उससे पूछा गया है नहीं, इन्होंने पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। दबीर विदेशी मामले, ये सही है। मजूमदार लेखा जोखे से मजूमदार ही होता था। सुरनीस क्या था, शाही पक्ष व्यवहार, ये भी सही है। तीनों ये सही दिए गए हैं। तो ये सरनोबत जो था ये धार्मिक मामलों का नहीं था, तो यही हमारा राइट आंसर है। जो सरनोबत ये था, ये सेना के अंदर था, घोड़े वगैरह की जिम्मेवारी होती थी इसकी। तो होमो सैपियंस का जो उद्भव माना जाता है, तो ये किस एरिया में इसको माना जाता है, तो अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में इसका क्या उद्भव माना जाता है, याद रखना आपने दोस्तों। हम नेट से भी रिलेटेड क्लास से डाला करूँगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था। भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, और बंगाल और पंजाब की बात हो रही है। तो जो इसके अंदर की जो रेखा खींची गई थी, यानी कि वो किसने खींची थी, तो ये रेड क्लिफ रेखा इसको बोला जाता है। रेड क्लिफ ने इसके ऊपर कार्य किया था। तो ये अनजान था एरिया से, तो इसने ऐसे अपने हिसाब से ही इसने रेखा खींच दी थी। 139 देखिए, इनमें से कौन से सत्य हैं, कौन कौन से कथन जो सत्य पूछे गए हैं, तो हमने इन दोनों में से देखने हैं ये सत्य है या नहीं है। कांग्रेस के नागपुर 1920 के पश्चात जो क्या किया गया था, प्रांतीय समितियों का भाषाई आधार पर, ये सही है दोस्तों। कांग्रेस ने 1920 के अंदर शर्त रख दी थी कि भाई जो कांग्रेस की जो समितियां होंगी, यानी कि प्रांत में जो समितियां होंगी, तो भाषाई आधार पर क्या होगा, गठन किया जाएगा। और यही मेन रीज़न बनता है जो भाषाई आधार पर राज्य बने थे 1953-54 के बाद, जैसे आंध्र प्रदेश बना था, तेलंगाना वगैरह जो अब बन रहे हैं, तो ये भाषाई आधार पर ही अब इसके लिए क्या किया गया था, एक आयोग बिठाया गया था। तो उसने भी ये कांग्रेस की ये बात स्वीकारी है कि कांग्रेस ने अपने 1920 के नागपुर 70 में इस चीज़ की बात कही है, तो वो मुकर की रही है, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, नेहरू सरकार थी कांग्रेस की, तो ये मेन रहा था उस टाइम पॉइंट। 1948 में जो कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है दोस्तों। कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई थी 1948 के अंदर, तो लोगों ने ये मुद्दा मेन बनाया था कि आपने उस टाइम पे क्यों बातें बोली थी। आंसर 4 रहेगा, ए और बी। एनमार्क और रट्टा का जो स्वामी महाकाव्य है, ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये मेसोपोटामियन समाज का। एजटेक सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो काल मेकाक है, ये एजटेक कुलीनों के लिए निर्मित विद्यालय थे, ये सही है। साधारण एजटेक की युवा तबकल विद्यालय पढ़ा करते थे, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, केवल ए सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने मैचिंग करनी है, कौन सा किसने बनाया है ये बाग वगैरह। तो ये आरामबाग बाबर का ही है। शालीमार जहांगीर से संबंधित है। शालीमार गार्डन लाहौर शाहजहाँ।
पिजौर गार्डन औरंगजेब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी, तो ये आप याद कीजिए दोस्तों। और ये इनको हमने मैच करना है। तो ये रसूल पैगंबर का, ये इसमें क्या करना है हमने, ये सीरा को बोलते हैं पैगंबर की जीवनी। खलीफा कौन होता है, पैगंबर का प्रतिनिधि। रसूल कौन होता है, खुदा का संदेशवाहक। और ये तफसीर जो होता है कुरान की व्याख्या को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप 143 का जो रहेगा ये रहेगा 1 का डी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 4। निम्न कथनों में कोमितांग द्वारा क्या था, चीन में घोषित 3 महान सिद्धांतों में से एक नहीं था। तो ये समानता नहीं थी, बाकी सभी थे। ये आपने सारे याद कर लेने हैं एक बार। बंगाल के विभाजन के पीछे जो लॉर्ड कर्जन का मूल उद्देश्य क्या था, तो ये क्या था, बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना इसका मेन उद्देश्य दोस्तों। उस टाइम पे क्या था कि जैसे कि हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन वगैरह सब बंगाल से उठे थे, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे ज़्यादा थे, यानी कि लिटरेसी ज़्यादा थी, जो आज भी वहाँ पे है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, ये सारे क्या थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह, ये बंगाल से आते थे। वहाँ पे मेन जो हमारी राजधानी उस टाइम पे थी कलकत्ता में ही थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस टाइम पे। तो ये क्या तोड़ना चाहते थे उस टाइम पे बंगालियों को, यानी कि ये सांप्रदायिकता में बांट करके क्या, यानी कि ये अपना शासन बनाए रखना चाहते थे अंग्रेज। तो मेन रीज़न इनका राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था। तो अगर हम देखते हैं उस टाइम की सिचुएशन, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे हो रही थी, क्योंकि जितने भी अनुशीलन समिति वगैरह जैसे जो भी मेन वहाँ पे संस्थाएं बन रही थी, तो बंगाल के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही थी। तो क्रांतिकारी मेन वहीं पे पैदा हो रहे थे बंगाल से ही। तो इस वजह से ये तोड़ना चाहते थे कि भाई कहते हैं इंडियन टूट जाए आपस में, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करके हम अपना शासन चलाते रहें। तो ये मेन रीज़न था राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। 146 देखिए अपने इसी काल में रेलवे की शुरुआत के बारे में। तो रेलवे की शुरुआत भारत के आधुनिकरण हेतु की गई, ये वैसे सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था अगर हम रियलिटी देखते हैं। क्योंकि ये क्या करते थे, रेलों के द्वारा क्या करते थे, अपना व्यापार चलाते थे। जैसे कि माल ढोते थे ये बंदरगाहों तक रेल के माध्यम से, और सैनिक भेजते रहते थे जहाँ उपद्रव वगैरह या विद्रोह वगैरह होते थे। तो ये मेन रीज़न था। वैसे आधुनिकरण भी रेलों ने किया है, ये चीज़ हम मुकर नहीं सकते उस चीज़ से, ये भी सत्य है। रेल नेटवर्क का विकास जो था विकसित पूंजी का परिणाम था, और पूंजीपतियों ने लाभ के लिए वहाँ क्या की थी, निवेश किया था। तो ये निवेश दोनों चीज़ें ये यहाँ राइट है। राइट आंसर का इसका 4 है। लेकिन हमने ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कई बार लाभांश पूछा जाता है। तो 5% ये क्या करते थे, इनको लाभांश देते थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया के अंदर रेलों के ऊपर। तो इनको 5% ये देते थे लाभ, ये चीज़ आप याद रखिए 5%। और ये सही सुमेलित नहीं है, 147 के अंदर उन्होंने पूछा है। तो ये बुक्स के हैं, ये तीनों बुक्स जो हैं यहाँ पे सही मैच है, आप इनके नाम याद रखिए। 4 इसका राइट आंसर है, 4 मैचिंग में नहीं है। ये बुक्स आगे भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। रूढ़िवादी नेता जिसने 7 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो उस टाइम पे बेंजामिन डिज़रायली जो था वहाँ पे था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसने ऐसे कोटेशन दी थी कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और लेनिन के बारे में यहाँ क्वेश्चन आया है कि अप्रैल थीसिस का जो हिस्सा नहीं था, तो ये युद्ध का अंत भी था उसमें अंदर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये 4 नहीं था। आंसर है वो है फी मेन यहाँ पे दिया गया है सही मैचिंग में। योद्धा को ये सैन्य सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, ये सही है। टाइथ चर्च लेता था, ये गलत है। ये मध्यकालीन चर्च है, अब ऐसा कुछ नहीं था। मीनार एक क्या थी, जगह थी, जैसे कि जगह वगैरह जैसे कि गांव वगैरह के अंदर होती है, तो उसको मीनार बोलते थे ये। यानी कि उसके अंदर जो सामंत वगैरह रहता था और कृषि के योग्य भूमि वगैरह थी। तो ये गलत हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर दोस्तों। 2018 का ये पेपर है। और दोस्तों अब फर्स्ट पेपर या नेट का फर्स्ट पेपर होता है हिस्ट्री से, 2 बार मेरा नेट है। तो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे स्टेट की वीडियो वगैरह डालने का इतना टाइम नहीं लगा, तो अब मैं नेट की आगे डाला करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए।